नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020 की हमने क्लास स्टार्ट कर दी, जिसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट जो चुना है वो मैथ चुना है। तो आज हम उसके अंतर्गत क्लास नंबर 3 जो देखेंगे, और जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। तो ये आपका चैप्टर है। इससे पहले वाली क्लास 2 आपने नहीं देखी है, जिसमें हमने बात की थी जो व्यंजक हैं उसमें जोड़, घटाना और बॉडमास वगैरह जितने भी जिस जिस प्रकार के प्रश्न आ सकते थे सभी देखे थे। तो पिछली वाली क्लास 2 आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारी चीजें हम इससे कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कि वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या जो है वो कहते हैं। और इसे हम n से प्रकट करते हैं। n एक्चुअल में यहाँ पर नेचुरल नंबर देख पा रहे हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग का n है उसी से हम इसे प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे ही अनंत तक जो है वो जाएंगी। ये आपका जो लास्ट में चिन्ह बना हुआ है, ये आपका अनंत का चिन्ह है, क्योंकि कोई लिमिट तो होती ही नहीं है। आप कोई भी संख्या आखिरी बताएंगे तो उसमें जस्ट आप एक जोड़कर अगली संख्या बता सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी ये होती हैं। इसमें सबसे विशेष चीज ध्यान देने वाली क्या है कि एक से पहले जो शून्य है वो इसमें जो है वो नहीं आता है प्राकृतिक संख्याओं में। तो ये आपका होता है प्राकृतिक संख्याएं। इसी प्रकार हम आगे तक लगभग 11 पॉइंट तक देखेंगे, जिसमें हम अलग अलग देखेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा कि जीरो एक्चुअल में किस में होता है। तो प्राकृतिक संख्या को आपने समझ लिया। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड प्रश्न देखेंगे कि कौन कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर के नाम से जानते हैं। ये भी इंग्लिश ध्यान रखिएगा। साथ में इसमें आपको हेल्प क्या मिलेगी, लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि इसे हम किससे प्रकट करते हैं। जैसे कि होल नंबर इसे आप डब्ल्यू से प्रकट करते हैं, तो वही होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्याओं को। आप इसको समझिए क्या कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और जो पूर्ण संख्या उसे हम डब्ल्यू से प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल में सेम वही चीज 1 2 3 4 5 अनंत तक, बस एक जो मुख्य चीज इसमें आ गई है वो आपका आ गया है शून्य। ये आपको बस समझना है कि शून्य यदि शामिल कर लिया जाए तब वो संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या में हो जाएंगी। इससे पहले वाला मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, जिसमें आपका था प्राकृतिक संख्या, तो शून्य नहीं था। तो आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तब आपकी वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप साथ में साथ केवल समझिए नहीं, इन सब चीजों को याद भी करते चलिए यदि आपको नहीं आता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका पूर्णांक संख्याएं। इन्हें हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर के नाम से जो है वो जानते हैं। इंटीजर नंबर के नाम से जानते हैं, परंतु एक चीज यहाँ पर देखिए, इसे जेड से प्रकट करते हैं। आई से तो प्रकट करते ही करते हैं। यहाँ पर देखिए आई लिखा हुआ है, संख्याओं को आई अथवा जेड से। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो जेड है बस उसको ध्यान रखिएगा। इंटीजर को बोलेंगे तो ज वर्ड आ रहा है जेड से, इस टाइप से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या शून्य और उसके साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं के समूह जो है उसको ही पूर्णांक संख्याएं जो है वो कहते हैं। समूह यहाँ पर माँ में बड़े ऊ की मात्रा जो है वो लगेगी। पूर्णांक संख्याओं को हम i अथवा z से प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल में किस प्रकार से आप देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं भी हैं, और ये माइनस की संख्याएं इससे पहले अनंत तक हो सकती हैं। जैसे 1 2 वाली संख्याएं अनंत तक हो सकती हैं, सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि आपकी ये संख्याएं, मैं एक चीज कर देता हूँ कि ये आपकी लाइन नीचे यहाँ से कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कठिन ना लगे। हाँ, तो इस प्रकार आपका है। अब देखिए यहाँ पर z जो है इसके बराबर अनंत से पहले की बात करें, आपका यहाँ पर बीच में देखिए शून्य है। यहाँ पर आपका शून्य है और यहाँ से आपकी 1 2 3 4 अनंत तक है। तो बैक में भी माइनस में भी संख्याएं तो आपकी अनंत तक होंगी। तो आप कह सकते हैं कि अनंत से लेकर -4 -3 -2 -1 शून्य, और इसी प्रकार 1 2 3 4 अनंत तक ये आपकी जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। फिर से हम पीछे से रिकॉल करते हुए चलते हैं कि केवल और केवल आपकी 1 2 3 4 गिनती वाली संख्याएं आप जो मुख्यतः देखते हैं ये आपकी हो जाएंगी प्राकृतिक संख्या, जब इसमें
शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तब ये हो जाती हैं पूर्णांक नहीं संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण और पूर्णांक में कंफ्यूज ना होइएगा, जब शून्य को शामिल किया जाता है तो ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। पर जब ऋणात्मक संख्याएं भी आपकी शामिल कर ली जाती हैं तब आपका ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तीन चीजें आपने समझ ली। देखते हैं अगला पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपका सम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर के नाम से जानते हैं। इसको समझिए, ऐसी संख्याएं जो कि दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं और शेषफल आपका 0 बचता है, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याओं को हम ई से प्रकट करते हैं। इवन नंबर जो है ई से है, तो उसी से आपका ई से आप इसे प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल में आप सेम चीज यहाँ पर भी देखेंगे कि अनंत से लेकर -7, -6, -2, -4, -2, इस प्रकार से 2, 4, 6, 8 ये सभी आपकी क्या है सम संख्याएं। बस मेन चीज क्या देखना है कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है और शेषफल आपका 0 आ रहा है। जैसे 8 है आपका 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इन्हें हम कहते हैं सम संख्या या इवन नंबर। पांचवा पॉइंट देखते हैं विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्याओं को हम ओ जो है उससे प्रकट करते हैं, क्योंकि विषम संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं ऑड नंबर जो है वो कहते हैं। सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्याओं को ऑड नंबर कहते हैं। सभी चीजें बेसिक हैं, इन पर रिलेटेड आपसे थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है। आपसे ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लिया गया कि परिमेय संख्याओं को परिभाषित कीजिए। प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि परिमेय जो संख्याएं इनमें से छांटिए कौन सी हैं। अभी मैं परिमेय संख्याएं आपको आगे बताऊंगा। इसी प्रकार जो अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन सी हो सकती है या पूर्ण संख्या कौन सी हो सकती है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ, जिससे जैसे सम संख्याएं और बैक पूर्णांक संख्याओं पर। अब पूर्णांक संख्याओं में आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपकी स्टार्टिंग तो कोई है ही नहीं, कहाँ से है, तो अनंत आपकी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो है वो हो जाएगी। ये जो चिन्ह है ये अनंत का जो है वो होता है। अब सेम चीज यहाँ पर बड़ी पूछ लिया गया तो बड़ी भी आपकी सबसे पूर्णांक संख्या अनंत है। परंतु यदि बात करें आपकी पूर्ण संख्या में, तब यहाँ पर आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य जो है वो हो जाएगी। बस ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे काफी बार पूछा जाता है, तो शून्य जो है वो ध्यान रखिएगा। ध्यान कर रखिएगा, समझ में आपको आ ही गया है तो आप गलत नहीं करेंगे। सेम चीज सबसे पहले वाले में देखिए, प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जब आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको 0 भी दिया जाता है, 1 भी दिया जाता है, 2 भी दिया जाता है, माइनस में आपका 1 भी दिया जाता है। इस प्रकार से दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो पर आप जानते हैं 0 तो आपका नहीं होता है, 1 आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रश्न यहाँ से किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये आपने विषम संख्या को देखा था, इसको मैंने बता दिया, -7, -5, -3 जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अब देखते हैं छठा नंबर हमारा, जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को समझिए क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो कि आपकी एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 आप ले लीजिए। 4 क्या है, ऐसी संख्या जो कि आपका एक से भी विभाजित होगी, स्वयं से भी विभाजित होगी और उसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित होगी। जैसे कि 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 होता है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। और यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या। वो तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी, यहाँ पर हेडिंग भाज्य लिखा है तो चलिए भाज्य बता देते हैं, भाज्य संख्या, तब आप क्या बताएंगे 4। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है। बहुविकल्पी में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और यहाँ पर आप उदाहरण में भी देख रहे हैं तो 4 से ही स्टार्टिंग है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सभी आपकी भाज्य संख्याएं हैं जिसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। बस इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 जो है वो होती है। भाज्य को समझा आपने, अब अभाज्य को समझिए। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटें वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे 7 ले लीजिए, ये आपकी 1 से कटेगी, 1 गुणे 7 होता है आपका 7, और उसके साथ स्वयं से भी कटेगी, 7 के पहाड़े में भी आपका 7 1 7 आता है, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये संख्या आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, तो 2 3 5 7 11 13 17 इस प्रकार की संख्याएं ये आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न क्या पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ से जो एक्चुअली चैप्टर है इससे यही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। तो ये आपकी क्या होती है, 2 होती है। दोनों याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य पूछी जाए तो 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य पूछी जाए तो 4 होती है। इनको एकदम कहीं लिख रहे हैं, नोट बना रहे हो तो लिख अवश्य लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है परिमेय संख्या। इसको समझिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रेशनल नंबर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कि P अपॉन Q के रूप में जो है वो होती हैं, और जहाँ जो P है और Q है ये आपकी पूर्णांक संख्याएं जो है वो हैं, और Q जो है यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी आप भिन्न लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि 5/2, पर यही है यदि आपका 5 के नीचे 0 आ जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 से कोई भी संख्या को भाग देने पर उसका मान अनंत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि P अपॉन Q जो होती हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं P अपॉन Q के रूप में। शर्त यह है कि जो नीचे वाली Q संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वरना उसका मान जो है वो अनंत हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट चिन्ह मैंने आपको अभी बताया था। आगे लिखा है कि इसका मतलब ये है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रकट करते हैं। चाहे तो आप R से भी प्रकट कर सकते हैं, रेशनल है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं Q से ही आप प्रकट करें। यहाँ पर आप R लिख लीजिए, वो आपका सही होगा। तो परिमेय संख्याओं को R से हम प्रकट करते हैं। नीचे आपके एग्जाम्पल है, जैसे कि 5/7 हो गया, 8/9 हो गया, 4/7 हो गया, 0 हो गया, 7/9 हो गया इत्यादि। अब एक प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि क्या एक आपकी परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एक को आप 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, मान इसका 1 ही के बराबर होगा। पर प्रश्न तो आपका यानी पॉइंट तो आपका यही कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। तो एक को आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आपकी एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आपको आ गया होगा। और 0 तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख रखा है, 0 को भी आप 0/0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/0 का मान ऑलरेडी 0 ही होता है। तो P अपॉन Q के रूप में आप लिख सकते हैं, तो आपकी ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये समझा हमने परिमेय संख्या। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को समझिए, इसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे रेशनल नंबर, इसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसके बारे में पढ़िए कि परिमेय संख्याएं जो हैं उसको छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में ना लिख सकें वो आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से भी आप परिभाषित कर सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि √2 हो गया, √3 है, -2 है, मतलब -√2 है, -√3 है, √5 है। इसी प्रकार बाय ये पाई जो है ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका प्रश्न में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या जो है वो है, तो ऑप्शन में पाई आपको दिया होता है, तो गलती मत कीजिएगा। तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √7 जो है वो भी आपकी अपरिमेय संख्या है। और आपका जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, तो ये सभी भी आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। तो दोनों चीजों का आपने समझ लिया। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि जो ये पाई लिखा है, पाई की जगह यदि आपको पूछा होता 22/7, आप सभी जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7। अगर 22/7 पूछा होता तब ये आपकी एक परिमेय संख्या होती, यानी कि यदि पाई पूछा जाएगा तब आपको अपरिमेय संख्या लिखना है, परंतु यदि 22/7 पूछा जाएगा तब आपको परिमेय संख्या लिखना है। पाई का एक्चुअल में मान दशमलव में भी होता है, 3.141 करके, इसीलिए पाई को जो है हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। मेन प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे जो मैं पर्टिकुलर हाईलाइट करके चीजें आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। देखते हैं अपना अगला पॉइंट।
अगला पॉइंट कह रहा है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय दोनों हमने समझा, तो उन दोनों संख्याओं के जो समुच्चय है उसको ही हम वास्तविक संख्या जो है वो कहते हैं। जैसे कि आपका 2/3 हो गया, या 8/9 हो गया, या कह सकते हैं 60/10 हो गया। इसी प्रकार 0 है, √2, √3, -√2, -√3, √5, ये सभी आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वास्तविक संख्याओं से ज्यादा कोई प्रश्न खास पूछा नहीं जाता है, मेन जो अभी तक मैंने आपको बताया उन्हीं से पूछे जाते हैं। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न। दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका जो हर होता है वो 10 हो या फिर 10 की घात हो, उसे हम दशमलव भिन्न जो है वो कहते हैं। प्रश्न में इसका यूज होता है एग्जाम्पल में, जैसे कि ये लिखा हुआ है 7/10, तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 है। ये इसी प्रकार 100 लिखा हुआ है तो 10 का घात 2 है, तो ये भी आपका है। इसी प्रकार 11/1000, 3/10,000, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दशमलव भिन्न के। तो सारी मैंने बेसिक चीजें बता दी। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़े बहुत प्रश्न देखते हैं कि किस किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। कॉपी पेन यदि आपने अभी तक नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, साथ साथ में मेरे प्रश्न आप भी जो है वो करते चलिए। और एक चीज मैं यहाँ पर टाइम भी बता देता हूँ कि लाइव टाइमिंग इस वीडियो की दोपहर के 3 बजे जो है वो है, दोपहर के 3 बजे लाइव टाइमिंग है। तो कोशिश आप कीजिए कि इस लाइव टाइमिंग में ही आकर वीडियो देखिए, साथ साथ यदि आप करेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा आपका इंटरेस्ट जो है वो मैथ में क्रिएट होगा। प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसके साथ साथ जो भी आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनको भी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और सभी लोगों को हेल्प मिल सके। मेरा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि मैथ में किसी भी बच्चे के कम नंबर नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं वैसे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, पर मैथ मैंने इसलिए स्टार्ट किया, मैथ में बैक बहुत आती है लोगों की, तो आप किसी के भी नंबर मैथ में कम ना आए, मैं इस एक टारगेट को लेकर जो है वो चल रहा हूँ। तो प्रश्न आपका क्या है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 जो है आपको दे रखा है, तो आपको क्या बताना है कि ये संख्या जो है वो क्या होगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपके नंबर सिस्टम में भी आपको देखने को मिलते हैं, पर आपको अब इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए क्योंकि अब पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 का, तो कोई संख्या आप क्या कर लीजिए, x मान लीजिए, इस प्रकार से x मान लीजिए। कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3, तो संख्या का 1/3 क्या होगा, गुणे 1/3 होगा। फिर कह रहा है उसका 1/4, का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, यानी उसका भी 1/4 इस प्रकार से होगा। वो जो है कह रहा है 24 के बराबर है, 24 है मतलब 24 के बराबर है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, ये संख्या कौन सी होगी, यानी x का मान आपको निकालना है। अब आपको क्या करना है, आपको तिर्यक मल्टीप्लाइड जो है वो कर देना है। तो ये 3 और 4 ये 24 के साथ मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, यानी कि x का मान आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। 3 4 जाओ तो 12, यानी कि 12 इंटू 24, और गुणा करने पर आपका आएगा 288। तो 288 आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 288 है। समझ में आपको आ गया होगा। देखते हैं एक और प्रश्न, और वो प्रश्न आपका लगभग इसी पर बेस्ड होगा, पर थोड़ी बहुत चीजें उसमें हम बदल देंगे। प्रश्न आपका क्या है कि कोई संख्या है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिखता हूँ प्रश्न। इस संख्या जो है इसका 2/7वां भाग जो है वो आपको 18 दे रखा है। कोई संख्या है उसका 2/7वां भाग 18 जो है वो दे रखा है। तो संख्या का आपसे प्रश्न में जो है वो 1/3 जो है वो पूछा गया है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि संख्या का 1/3 बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। संख्या मैंने पहले बताया, आप x मान लीजिए, इसका 2/7वां भाग का कह रहा है, तो गुणे 2/7 हो जाएगा। किसके बराबर है, भाग 18 हो लिखा है, यानी 18 के बराबर है। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालने के लिए ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाता है और ये नीचे मल्टीप्लाइड हो जाता है। 18 के नीचे कुछ नहीं, पर उसके नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका 18 गुणे 7/2 आएगा। 2 से काट सकते हैं, 2 का नम 2, 2 9 18, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 जा आपका होता है 63। तो x का मान यानी कि वो जो संख्या आई है वो आपकी 63 आ गई। प्रश्न में क्या कह रहा था कि उस संख्या का 1/3 बताइए। तो संख्या का 1/3 आप यहाँ से निकाल लीजिए, जो कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। तो 3 से आप काटेंगे तो 3
दूनी 6 होगा, 3 एकम 3 होगा, यानी कि 21 जो है आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। समझ में आपको आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और बाद में इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न आपके थोड़ा थोड़ा मैं लेवल क्या कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के करा रहा हूँ, ताकि आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप कर ले जाएं। प्रश्न कह रहा है कि 96 जो है इसका एक चौथाई, 96 जो है इसका एक चौथाई 54 के दो तिहाई से कितना कम है, ये आपको बताना है। से कितना कम है। ये सभी आपके प्रश्न नंबर सिस्टम पे बेस्ड भी आप कह सकते हैं, पर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैं सभी आपको करा रहा हूँ। प्रश्न को ध्यान से समझिए। 96 का एक चौथाई यानी 96 और 54 जो है इसका दो तिहाई। अब आपको क्या करना है, बाद वाली संख्या को पहली वाली संख्या से केवल और केवल घटा देना है। इसको थोड़ा सा छोटी संख्या को लेकर समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 जो है वो 4 से कितना कम है, यही सेम चीज ऊपर भी लिखी है कि इसका एक चौथाई इसका दो तिहाई से कितना कम है। तो जो पहले वाली संख्या है वो कम होगी, तभी तो पूछा गया वो कितना कम है, यानी कि बाद वाली संख्या बड़ी होगी। ये चीज आपने समझी प्रश्न के हिसाब से कि इसका एक चौथाई उसके दो तिहाई से कितना कम है, यानी पहली वाली संख्या यदि कम है तो दूसरी वाली संख्या आपकी बड़ी है। तो यहाँ पर आप दूसरी वाली संख्या को पहले रखेंगे, यानी कि 54 जो है इसका दो तिहाई आपसे पूछा है कितना कम है, 96 जो है इसके एक चौथाई से। ये आपको सॉल्व करना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे आप चाहें तो काट सकते हैं, तो आपका 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ये आपका 3 एकम 3, 2 उधर गया, 3 8 जा 24। 4 से आप काटिए तो 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 दूनी 8, एक इधर जाएगा तो 4 4 जा 16। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, और माइनस यहाँ पर 24 गुणे 1 24 होता है। तो 36 माइनस 24 आपका 12 होता है, 12 आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल सा प्रश्न था। मेन चीज आपको क्या करनी थी कि यहाँ पर एक अन्य संख्या, छोटी सी संख्या लेकर उस प्रश्न को समझ लेना था कि कह क्या रहा है, बस आपको सिंपल से घटाना था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। वो दो चीजें हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या आपसे पूछ लिया जाता है। तो पूर्ववर्ती में वर्ड ही आपका पूर्व आ रहा है, उससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले वाली संख्या। मैं दोनों चीजें पहले लिख देता हूँ, पूर्ववर्ती और एक होता है आपका परवर्ती। इसी के सामने लिख देते हैं परवर्ती संख्या। तो ये दोनों जो संख्या होती है, प्रश्न में क्या पूछ लिया जाता है, कोई संख्या दी गई होगी और आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी पूर्ववर्ती या परवर्ती संख्या बताइए। 3 की जैसे आपसे पूछ लिया गया तो 3 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है, तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2 हो जाएगी। परवर्ती यदि आपसे पूछा जाए, पर मतलब बाद में, तो 3 के बाद जो संख्या आती है वो 4, यानी कि परवर्ती पूछी जाए तो आपकी 4 जो है वो संख्या हो जाएगी। तो ये दो टाइप आपसे अधिकतर प्रश्न में पूछे जाने के चांसेस बहुविकल्पीय सेक्शन में रहते हैं कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती या परवर्ती पूछा जाए तो कर ले जाइएगा। तो हमने सभी टाइप की संख्या, पूर्ववर्ती, पूछ जो भी इस टाइप से पूछी जा सकती हैं सभी देख लें। अब देखते हैं हम कुछ और प्रश्न। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक प्रश्न आपको भी देंगे जो कि आप सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो आंसर बताइएगा। और डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों की संख्या अभी कम है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस जैसे कि शाम 8 बजे जुड़ती हैं, उसमें काफ़ी संख्या में लोग देखते हैं। उसी प्रकार सेकंड सेमेस्टर में भी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि इंटरेस्ट और ज़्यादा जो है वो क्रिएट हो। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि यदि कोई संख्या, इस प्रश्न में क्या समझना है आपको कि इसको लिखेंगे हम किस प्रकार से। यदि कोई संख्या जो है वो अपने 2/5 भाग से 18 अधिक हो, ये आपकी कंडीशन दे रखी है, तो पूछा है तो वो संख्या जो है वो क्या होगी, ये आपको बताना है। बस आपको इसमें क्या करना होता है, जो x है वो मानना होता है, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया।
उसके बाद इक्वेशन क्रिएट करनी होती है। यदि कोई संख्या जो है अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है तो संख्या तो आप x ही मानेंगे। अब वो संख्या जो है अपने 2/5 भाग से है तो उसका 2/5 भाग 2/5 x हो जाएगा, और उससे 18 अधिक है यानी कि इज इक्वल टू 18 आपका हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बनेगी, इसको समझना है आपको कि कैसे ये इक्वेशन बनी। इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे कोई एक संख्या आप ले लीजिए, हमने जैसे कि 10 संख्या ले ली। अब कह रहा है प्रश्न में, और इसका एक कोई भिन्न भी हम ले लेते हैं, जैसे कि 2/5 ले लेते हैं। 2/5 ले लेते हैं। अब 10 का 2/5 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 5 से आप 10 को काटेंगे तो 5 एक अन्ना 5 दूनी 10 और 2 गुणे 2 4 बचेगा, यानी कि 10 का 2/5 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। ये प्रश्न को समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सारी चीज। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसको समझिए। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि कोई संख्या में 10 अभी मालूम नहीं है, अपने 2/5 भाग जो है इससे 18 अधिक हो, तो प्रश्न में तो 18 दे नहीं रखा है तो उसकी जगह हम प्रश्न में क्या रख लेते हैं? 6। प्रश्न में इतनी संख्या दे रखी है, 10 आपको नहीं दे रखा है। प्रश्न कोई कह रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 की जगह प्रश्न में 6 दे रखा है कि 2/5 भाग से 6 अधिक है तो संख्या क्या होगी। अब आपको ये संख्या यदि निकालनी तो इस 10 की जगह आप मानेंगे x। अब जो ये 2/5 भाग है इसका मान कितना मैंने बताया? 4 एक्चुअल में होगा, पर अभी आपको संख्या ही नहीं पता है तो आप मान नहीं निकाल सकते। तो इसमें से आप 2/5 को घटाएंगे तो वही तो बराबर होगा 6 के। 2/5 का मान मैंने 4 बताया, x में से आप 4 घटाएंगे 6 आएगा। x का मान आपको 10 पता है तो 10 में से 4 घटा रहे हैं तभी तो वो 6 के बराबर आ रहा है। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है, जिसमें आपको x में से -2/5 x जो है वो घटाना है और उसका मान 18 के बराबर जो है वो होगा। अब इसे आप आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, 1 और 5 का एलसीएम आपका 5 आएगा। 1 5 जा 5, देखिए ये नीचे वाली जो संख्या होती है इसको आप गुणा करते हैं इससे, तो कितनी बार में जाता है ये देखते हैं ना। 5 बार में जाएगा। 1 5 जा 5 होता है और जितना भी आया होता है उसको आप ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 5x जो है वो आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे? 5 दे रखा है। नीचे वाला जो ये बटे है ये आपका पूरे में होगा। ये जो 5 है ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ साइड में लिख दिया था। आप 5 को बीच में लिखेंगे, माइनस का चिन्ह ऊपर आया। अब फिर से इधर वाले 5 को देखेंगे तो 5 कितनी बार में जाएगा? 5 1 जा 1 5 होता है और 1 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, बराबर 18 क्या आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका, इसी को तिर्यक गुणा करके भी आप देख सकते हैं। 5 को x से करेंगे तो 5x आ जाएगा, 2 को x से करेंगे तो 2 आएगा, बीच में तो माइनस चिन्ह, बीच में आपका तो माइनस चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। पर तिर्यक गुणा हर जगह काम नहीं आता है, इसलिए मैंने बता दिया कि मेन उस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इस 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तिर्यक गुणा करने के बाद बचेगा आपका 5x माइनस 2 बराबर 18 पंजे भी कर सकते हैं या 18 गुणे 5 भी कर सकते हैं। अब ये वाला जो माइनस, एक चीज मैंने यहाँ पर शायद नहीं लिखी है, वो ये वाला x मैंने नहीं लिखा है। जो 2/5 के साथ x आया था तो यहाँ पर x भी होगा और 5x माइनस 2x होगा, ये चीज मैंने मिस कर दी थी। यहाँ पर 3x होगा, 3x का मान 18 गुणे 5 होगा, पर x का मान निकालेंगे तो 18 पंचे 90 आप हो जानते हैं होता है, तो 90/3 होगा, काटेंगे तो 30 आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा। तो ये आपकी जो संख्या है वो हो जाएगी। मेन चीज आपको क्या समझना था यहाँ पर? कैलकुलेशन तो आप प्रश्न कर लेंगे, मेन आपको इक्वेशन किस प्रकार से बनानी थी वो समझना था। तो इसी के साथ हमारे सभी टाइप के प्रश्न समाप्त होते हैं। मेन तो इसमें आपके केवल यही चीज थी कोर्स में, प्राकृतिक, पूर्णांक और परिमेय, ये सभी संख्याओं के बारे में ही था। पर कुछ कुछ प्रश्न भी आपके आप पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैंने बता दिया। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं तो इसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न कुछ इस प्रकार से ही आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न में आपको लिखा होगा कि निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? यहाँ पर नीचे लिख देते हैं पूर्ण संख्या
है। 4 ऑप्शन भी देते हैं। ए ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है आपका -2, सी ऑप्शन है आपका √2 और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या छांटना है इसमें से? पूर्ण संख्या छांटना है, बस आपका यही जो है वो कोर्स था। तो सभी टाइप के हमने प्रश्न देख लिए। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो पूर्ण जो संख्याएं हैं उस पर संक्रियाएं हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे और जाते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। तो दोपहर के 3 बजे लाइव आ जाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन से जुड़ सकें। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। डीएलएड में सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जिसकी सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्च करके भी आप देख सकते हैं। वो एक्चुअल में पुराने वीडियो हैं, इसमें चीज़ें आपका कोर्स सारी चीज़ें वही हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। उसमें फास्ट रिवीजन वगैरह मैंने 2 से 3 वीडियो में पूरा पूरा कोर्स करा के रखा है, तो उनको आप देख सकते हैं। बाकी नए वीडियो हम इसमें फिर से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।